हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 54 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 55 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। पहले थोड़ी देर बात कर लेते हैं। कल किसी ने बोला था कि सनम बहुत बेचारी है। एक सेकंड, इन्होंने अपने कोट लिखा हुआ है कि किसी ने कमेंट किया होगा तो उन्होंने कोट लिखा है। तो मैं कोट पहले पढ़ता हूँ, फिर आगे की स्टोरी पढ़ता हूँ। पहले थोड़ी देर बात कर लेते हैं। कल किसी ने बोला कि सनम बहुत बेचारी है। ऐसा नहीं है, सनम बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। बस वो अपने पति से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, और जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसके सामने आते ही, उसके पास आते ही अपने आप वे पिघल जाते हैं। और एक बात अभी सस्पेंस रखते हैं सनम के कैरेक्टर पे भी, उसके कैरेक्टर को भी रिलीव करेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसमें थोड़ा वक्त है। मैंने कल बोला था कि आप सब गेस करना कि सनम से आरफ क्या चाहता है। सिर्फ एक ही सिर्फ एक ही ने कमेंट किया है, पर कोई नहीं। उनको आगे पता चल जाएगा कि आरफ सनम से क्या चाहता है। अब आगे सनम जल्दी से नीचे आके बाकी सबके काम ख़त्म करने लगती है। तभी दादी की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाती हैं और प्यार से सनम के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा सुबह से काम कर रही है, घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, वो भी सब देख लेंगे। तू भी जाके रेडी हो जा और पहले कुछ खा भी ले। देख कितनी दुबली हो गई है। बस दादी, अभी थोड़ी देर में रेडी होती हूँ। वैसे भी ऑलमोस्ट सारा खाना ख़त्म ही हो गया है। और इतना बोल के सनम भी रेडी होने चली जाती है। तब तक सारे गेस्ट भी आ गए थे। थोड़ी देर में हॉल में सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉट लाइट ऑन होती है, जिसके नीचे आरव खड़ा था। सब लोग की नज़रें उससे भी टिकी हुई थी, क्योंकि वो लग ही इतना हैंडसम लग रहा था। ब्लू कलर के टैक्सीडो सूट में वाइट शर्ट के साथ बिल्कुल जहर लग रहा था। सब लोग उसकी ओर देखे जा रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और दादी के पास जाता है, उन्हें गले लगाता है। दादी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देके और बर्थडे विश करती हैं। उसके बाद बाकी सब उसे बर्थडे विश करते हैं। उसकी मॉम उसकी अपनी आंखों से काजल निकाल के उसके कान के पीछे लगा के बोलती हैं, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। धीरे धीरे पार्टी अपनी चरम पे आ जाती है। आरव सभी आए हुए गेस्ट से मिलता है, लेकिन आरव की नज़र तो किसी को ढूंढने में लगी हुई थी। थोड़ी देर के इंतज़ार में उसका इंतज़ार पूरा होता है। सनम उसे सीढ़ी से आती नज़र आ रही थी और उसको देख के उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया था। सनम ने आज आरफ के साथ मिलते हुए ब्लू कलर के सिंपल साड़ी ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ की हुई थी, जिसमें उसकी गोरी पतली कमर अच्छे से आरफ को दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। आरफ सनम को एक तक घूरे जा रहा था। तभी उसके पास आदिल और अमन आते हैं और धीरे से बोलते हैं, भाई मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। तेरी ही बीवी है, अब नज़र मत लगा उसको। उसकी बात सुनकर आरफ झेल जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वहीं अमन और आदिल हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अमन और आदिल स्टेज पे आते हैं और बोलना शुरू करते हैं, हेलो एवरीवन, आज हमारे दोस्त का बर्थडे है। वो सिर्फ हमारा दोस्त नहीं बल्कि हम सब की जान है, हमारा भाई है। आप सब हमारी खुशियों में शामिल हुए, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और आज हमारे इस दोस्त के लिए हम एक छोटा सा तोहफा लेके आए हैं। दुआ करते हैं उसको भी पसंद आए। आरव उन दोनों को देख के कन्फ्यूज़न में देखने लगता है। थोड़ी देर बाद सब लाइट ऑफ हो जाती है और एक बड़ी सी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होता है। वीडियो को देख के आरफ के फेस से बड़ी सी स्माइल आती है। वीडियो में आरफ की बचपन की फ़ोटोज़ थीं, उसके साथ साथ उसमें आदिल और अमन अनंत भी फ़ोटोज़ थीं। जब वो पहली बार मिले थे तब से लेकर अब तक की सभी दोस्तों के खट्टी मीठी यादें थीं। और लास्ट में उसमें अनंत, अमन और आदिल ने बनाया और लास्ट में उसमें अनंत, अमन और आदिल थे कि कैसे मुसीबत में आरव ने उन सब की हेल्प की, उन्हें अपनी फैमिली से ही बढ़ के प्यार दिया। वीडियो के अंत में सबकी आंखें नम हो गई थी। आरव भी उन दोनों की हरकत पे मुस्कुरा उठा था। आदिल और अमन आरव के पास आते हैं, उसे कस के गले लगाते हैं। वो थोड़ा दूर और वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम सबको आराम नहीं आती? मुझ जैसी नाजुक कलीग को भूल गए हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया, तुम सबके तो पर ही निकल आए हैं। पर फिक्र क्यों करते हो? चुन चुन के और गिन गिन के बदला लूँगा हम। ये कोई और नहीं, अनंत ही था। बिना अनंत की नौटंकी के ये बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे हो सकता था? सब लोग उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं और आरव उसकी ओर देखते हुए बोलता है, चल अब ज़्यादा नौटंकी मत कर। और अनंत की बात सुन के उसके पास आता है, उसे सारे दोस्त गले मिलता है। थोड़ी देर बाद
सब लोग अलग अलग होते हैं और आनंद बाकी सबसे मिलता है। थोड़ी देर के बाद केक कटिंग होती है। आरव केक कट करता है और सबसे पहले दादी को खिलाता है, उसके बाद बाकी सबको सिवाय सनम के। ये बात सभी ने नोटिस कर लेते हैं और अमन बोलता है, भाई अपनी वाइफ को तो केक खिला दे, उसने सुबह से इतनी मेहनत की है और तू इसे इग्नोर कर रहा है। तभी आदत से मजबूर अनंत बोल पड़ता है, भाई ऐसे थोड़ी स्पेशल तरीके से भाभी को केक खिलाएंगे, तभी तो नहीं खिला रहे हैं, हम सबके सामने इसे शर्म आ रही होगी ना। और एक आंख मार देता है। उसकी बात सुन के आरव उसे गुस्से से घूरने लगता है। वहीं सनम के गाल टमाटर की तरह सुर्ख लाल हो चुके थे। वो जल्दी से किचन में भागती है और ये देख के आरव और बाकी सब हंसने लगते हैं। तभी अंत स्टेज पे आता है और पार्टी के रंग डालने के लिए डांस का अनाउंसमेंट करता है। म्यूजिक प्ले होता है और सब जोड़ियां अपने अपने पार्टनर के साथ स्टेज पे आ जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, मरी से इश्क हूँ मैं तेरा, दवा कर दे, सॉरी दोस्तों गाना नहीं गाऊंगा लेकिन गाना चल रहा था। सभी जोड़ियां अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रही थी। आरव सनम के साथ, आदिल प्रिया के साथ, अमन आनंद के साथ। वहीं एक जोड़ी आज इस डांस में दिख रही थी सबको वो वहीं एक जोड़ी और आज इस डांस में दिख रही थी सबको, वो थी सिया और आनंद की। भाई हमारे अंत बाबू किसी से कम थोड़ी हैं। सब लोग आज सब भूल के डांस कर रहे थे। ऐसे ही पूरी पार्टी अच्छे से हो रही थी। थोड़ी देर के बाद सब गेस्ट खाना खा के अपने अपने घर लौट जाते हैं। आरव आनंद से कुछ बात करना चाहता था लेकिन आनंद उसे बार बार इग्नोर किया जा रहा था। गेस्ट के जाने के बाद सब घर के मेंबर भी डिनर करके अपने अपने रूम में जाते हैं। वहीं घर के सब बच्चे कुछ गेम प्लानिंग की सोच रहे थे। सब लोग लास्ट में ऐसे ही गप्पे लड़ाने के बाद टेरेस पे जाते हैं। और वहाँ बैठने के लिए गद्दे लगा दिए गए थे और सब अपने अपने ब्लैंकेट लेके बैठे हुए थे। सारे बॉयज आ चुके थे, अब बस लड़कियों का ही इंतज़ार हो रहा था। तभी प्रिया और आनंद आते हैं और दोनों जाके अपने हस्बैंड के साथ ब्लैंकेट पे बैठ जाते हैं और वो भी उन्हें अपनी अपनी बाहों में समेट लेते हैं। तब तक सनम और सिया भी आ जाते हैं। सनम को देख के आरव के फेस पे एक शरारती स्माइल आती है। वही सनम के माथे पसीना आ रहा था। उसे पता था कि उसका पति एक मौका नहीं छोड़ेगा उसे परेशान करने का, पर अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो भी आरव के पास चली जाती है। अब सिया ही बरसती है और वो बोलती है, मैं किसके पास जाऊँ, बस एक अनंत ही बचा था। प्रिया बोलती है, सिया तुम अनंत भैया के पास चले जाओ, वो ही बचे हैं, इसमें अनंत भैया को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना अनंत भैया। प्रिया बोलती है। अनंत मायूस सफ़ेद बना के हाँ बोल देता है। वैसे तो उसके अंदर खुशी के बॉम्ब फूट रहे थे लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। अरे वैसे भी अनंत तुम्हारे भाई का दोस्त है, तुम्हारे लिए एक भाई जैसा हुआ ना। सिया तुम वहीं बैठ जाओ, अमन बोलता है। अमन की बात सुन के सिया और अनंत को झटका लगता है। वो एकदम से चीखते हैं, नहीं बहन होगी ये तेरी, आनंद बोल पड़ता है। वहीं उसकी इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं आनंद को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या बोल दिया। सबको हंसता देख वो झेप जाता है, इधर उधर देखने लगता है। वहीं सिया अपना सिर पीट लेती है। सनम, प्रिया और आनंद को कुछ समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्या चल रहा है। वो अपनी अपनी पतियों से इशारे पूछ लेती हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और कोई कुछ नहीं बोलता और नाम से हिला देते हैं। थोड़ी देर बाद सबकी बातचीत शुरू होती है। सभी बॉय एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं, एक दूसरे की बीवी को उनकी पहली क्रश और उनके एक्स के बारे में बताने लग जाते हैं। वही सनम की चेहरे पसीना आया हुआ था क्योंकि आरव ब्लैंकेट के अंदर ही उसकी कमर पे हाथ रख के उसे परेशान कर रहा था। कभी उसकी कमर चला रहा था, कभी उसके पेट पे उंगली चला रहा था, कभी उसके पेट पे उंगली चला रहा था। सनम कस के ब्लैंकेट में अपनी मुट्ठियाँ भर लेती है और धीरे से आरव से बोलती है, आरव प्लीज़ परेशान मत कीजिए, सब लोग हैं यहाँ, प्लीज़। आरव भी उसकी रिक्वेस्ट देख के मान जाता है, उसे परेशान नहीं करता। थोड़ी देर में सबको नींद आने लगती है और सब बारी बारी अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं अब जब सनम जाने को उठती है तो आरव उसका हाथ पकड़ के वहीं रोक देता है और बोलता है, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो बीवी जी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 55 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 56 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। सबके अपने अपने रूम में चले जाने के बाद टेरेस पे सिर्फ सनम और आरव ही बचे थे। सनम ब्लैंकेट से निकलने ही लगती है तो आरव उसकी कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी ओर खींच लेता है।
और गद्दे पे ले रहता है। सनम आरव के ऊपर गिरी हुई थी। आरव सनम को और खुद के ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। आरव की हरकत से सनम की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो थोड़ा अटकते हुए बोलती है कि क्या 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 कर रहे हो। उसकी बात सुन के आरव के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो सनम के चेहरे पे आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोलता है, बीवी क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब साथ थे इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। बिना गिफ्ट दिए तुम कहीं नहीं जा सकती। तो बताओ अब कब दे रही हो तुम मुझे मेरा गिफ्ट। आरव की बात सुन के सनम की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलती। आरव एकदम से टर्न होता है और सनम आरव के नीचे होती है। सनम अब भी आरव की नज़र नहीं मिला पा रही थी। वो अब भी कुछ नहीं बोलती। आरव उसके चेहरे के पास जाने लगता है। सेंटर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव सनम के पास जाके धीरे से बोलता है, बीबी जी कब तक चुप रहोगी यार, कुछ तो बोलो। अपने ही पति से बात कर रही हो, किसी और के पति से नहीं, जो इतना शर्मा रही हो तुम। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या जवाब है तुम्हारा, बोलो। जान कुछ तो बोलो। अगर तुम कुछ कहोगी ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम चाहती क्या हो। आखिर इस फैसले में तुम्हारी मर्जी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो मुझे बोलो प्लीज़, पर कुछ तो बोलो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सनम थोड़ा डरते हुए बोलती है, बस इतनी सी बात, और तुमने अपना फेस ऐसा बनाया है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आरव थोड़ा नाटक करते हुए बोलता है, आज मुझे कुछ मांगना है तुमसे, तुम मना तो नहीं करोगे ना। सनम बड़ी उम्मीद से आरव की आंखों में देखते हुए बोलती है, सब कुछ तो तुम्हारा ही है जान, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आरव सनम के चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए बोलता है। सनम थोड़ा डरते हुए बोलती है, वो मैं जॉब करना चाहती हूँ। सनम ये बात बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से बोल रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं आरव गुस्सा ना हो जाए। बस इतनी सी बात और तुम्हें पता नहीं कितना डर बस इतनी सी बात और तुमने पता नहीं कितना डर अपनी आंखों में बसा रखा है जैसे पता नहीं क्या बात है। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त, सनम आरव से पूछती है। तुम कहीं बाहर काम नहीं करोगी, मेरे ही साथ काम करोगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होगी। सनम को आरव की बात भी ठीक लगती है, लेकिन वो अपने दम पे कुछ करना चाहती थी, पर उसके पास अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए वो हाँ बोलती है। अच्छा अब तुम्हारी काम की बात तो हो गई, अब मेरे काम की बात तो हो जाए। आरव शरारत से सनम को देखते हुए बोलता है। सनम उसकी बात को समझ जाती है और बच्चों सा मुंह बना के बोलती है, हम टेरेस पे हैं, कोई आ जाएगा, अभी नहीं। लेकिन आरव पे तो सनम की बात पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। और बहुत ही मदहोशी भरी आवाज़ में सनम के कान के पास जाके बोलता है, सब लोग जाके सो चुके हैं, अब कोई नहीं आने वाला, तुम डरो मत, मैं हूं ना। और इतना बोल के सनम के पास बात सुने बिना ही उसके एयर ग्लो पे किस करने लगता है। सनम पूरी बॉडी करंट से दौड़ता है। वो कस के आरव की शर्ट को मुठिया पकड़ लेती है। आरव धीरे धीरे उसके चेहरे पे किस करने लगता है और उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। आरव सनम को किस करते और लव बाइट भी दे रहा था। आरव अपनी शर्ट को उतार देता है और सनम को किस करने लगता है और वो अपना कंट्रोल भी खोता जा रहा था और दोनों एक दूसरे की प्यार में खोते चले जा रहे थे। अगली सुबह जब सनम उठती है तो देखती है कि उसका साड़ी का पल्लू आरव के नीचे दबा हुआ है। वो कैसे निकाले, फिर भी सनम बहुत कोशिश करती है कि साड़ी निकालने की, लेकिन उसकी साड़ी निकालने की कोशिश में आरव की नींद टूट जाती है। पर अब आरव अपनी आंखें खोल के सनम की सारी हरकतें देख रहा था, पर फिर भी उठ के जवाब नहीं दे रहा था। वो तो बस मज़े ले रहा था अपनी क्यूट सी वाइफ को परेशान करने में। सनम की शक्ल में एकदम रोने जैसी हो गई थी। सनम को देख के आरव का दिल ही पिघल जाता है। वो थोड़ा उठ जाता है कि सनम अपनी साड़ी निकाल सके। सनम साड़ी निकालते ही चैन की सांस लेती है और अपनी साड़ी को ठीक करके नीचे जाने लगती है। तभी आरव उसका हाथ पकड़ के रोकता है और बोलता है, बीवी बिना गुड मॉर्निंग किस दिए तुम कहाँ जा रही हो। सनम के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। वो जल्दी से आरव से अपना हाथ छुड़ाते हुए भाग जाती है। उसको जाते देख आरव थोड़ा गुस्से से देखता हुआ बोलता है, जा कहाँ रही हो बीवी जी, आना तो मेरे पास ही है और जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। पर सनम फिर भी नहीं रुकती और भाग जाती है। उसके बाद आरव भी शहर पहन के नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब नाश्ते के लिए आते हैं और आज
और आरव दादी और बाकी सब सनम को की जॉब के बारे में बताता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं सिवाय बुआ के, और वो अपनी टांग बीच में आए तो बिना रह ही नहीं सकती थी। वो बोल पड़ती हैं, अगर घर की बहू ये बाहर जाके काम करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर आजकल की लड़कियों को तो शर्म ही नहीं कहाँ है। उनकी इस बात पे सबको गुस्सा आ जाता है कि सनम की हालत तो जैसे रोने हंसी हो गई थी कि तभी दादी मौसी बोल पड़ती हैं, ओ पुराने ख्यालों की रुकी हुई खटारा, जरा अपने इस जंग लगे हुए इंजन को ब्रेक लगा। किस दुनिया में जी रही है वो बेचारी। अगर काम करना चाहती है तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है। गलत क्या बोला उसने। तू खुद तो तुझे कभी कुछ करना होता है। खुद तो तुझे कभी कुछ करना ही नहीं होता और बार बार इस बच्ची को रुलाती रहती है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर अब तूने ये अपना सड़ा हुआ मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मासी बस बात बात सुन के मासी की बात सुन के बुआ को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती हैं। उनके पीछे पीछे उनकी पूछ यानी मधु भी निकल जाती है, क्योंकि उसे डर था कहीं दादी मासी अगला नंबर उसका ना लगा दें। उसके बाद सब आराम से नाश्ता करते हैं। आरब भी सनम को ऑफिस लेके निकल जाता है। सनम को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वो थोड़ी खुश भी थी। जो आरब भी नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहता। सनम और आरब ऑफिस पहुंचते हैं और आरब सबको बुला के सनम को इंट्रोड्यूस कराता है। आरब सबको सनम के सामने अपने पीए बताता है और बाकी सब भी खुशी खुशी सनम से मिलते हैं। उसके बाद सनम को उसका काम बता दिया जाता है और अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आदिल के घर में सिया किसी पे चिल्लाई जा रही थी और वो जो चीज़ उसके हाथ में आ रही थी फेंके जा रही थी। मार खाने वाला कोई और नहीं आनंद ही था। सिया गुस्से मुझसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जाओ अब भी जाओ जैसे उस दिन चले गए थे। बेचारा आनंद मार खाए हुए अपनी जान को मनाने की कोशिश कर रहा था। जान मेरी बात तो सुनो, उस दिन अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मुझे जाना ही पड़ा। मैं तो तुमसे मिलके ही जाना चाहता था लेकिन नहीं मिल पाता। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन सिया कुछ भी नहीं सुन रही थी। वो गुस्से में बुदबुदाई जा रही थी। निकलो मेरे घर से वरना तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे तुम। और दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें मेरे भाई से खातों कोई नहीं बचा पाएगा। मैं उन्हें बोल दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और फिर जो तुम्हारी धुलाई होगी उसको तो तुम जानते ही हो। फिर मुझे कुछ भी मत बोलना। सिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन जब 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 वो किसी को आते देखती है वो तो चुप हो जाती है। लेकिन एक सेकंड रुको। सिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, लेकिन जब इतना बोलने की लगती है तो ऐसे ही चुप नहीं होगी। जब अनंत को लगता है कि वो ऐसे चुप नहीं होगा, जल्दी से सिया के पास जाता है, उसे दीवार से लगा के उसकी होठ अपनी होठ से किस करने लगता है। सिया को जब तक समझ आता काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन वो भी अनंत को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अनंत को दूर करना इतना भी आसान नहीं था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 56 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 56 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा ऐसा भाग जो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।